केरल में विधानसभा चुनाव से पहले लोकल बॉडीज इलेक्शन में कांग्रेस अलायंस यूडीएफ की जीत हुई, लेफ्ट अलायंस एलडीएफ की हार हुई, लेकिन सबसे ज्यादा नाची बीजेपी। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के नगर निगम चुनावों में जीत ने बीजेपी को जोश से भर दिया। केरल की पहली महिला आईपीएस और डीजीपी रैंक की ऑफिसर आर श्रीलेखा ने राजनीति में कदम रखा, बीजेपी ज्वाइन की। तिरुवनंतपुरम चुनाव में बीजेपी की फेस बनी। माना जा रहा था कि चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद श्रीलेखा ही मेयर बनेगी। बीजेपी के तिरुवनंतपुरम चुनाव में जीतते ही बड़ा खेल हो गया। श्रीलेखा की दावेदारी धरी की धरी रह गई। पार्टी ने वीवी राजेश को मेयर बना दिया। तब से श्रीलेखा और बीजेपी के रिश्ते को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। मेयर पर पत्ता कटने से श्रीलेखा का दिल टूटा है। केरल पुलिस में इतना बड़ा कद होने के बाद भी बीजेपी आते बस पार्षद बनकर रह गई श्रीलेखा। अब जो हुआ उसने श्रीलेखा और बीजेपी के बीच चल रही खींचतान को और हवा दे दी है। केरल चुनाव का माहौल बनाने पीएम मोदी 23 जनवरी को केरल के दौरे पर थे। तिरुवनंतपुरम के पुथारी कन्नम मैदान में पीएम की बड़ी रैली हुई, जिसमें एनडीए के तमाम नेता मंच पर बुलाए गए। श्रीलेखा भी मंच पर थी, लेकिन पीएम मोदी से उनकी मुलाकात नहीं होने से बड़ा हंगामा मचा है। दावा किया जा रहा है कि ना तो पीएम मोदी से श्रीलेखा की मुलाकात कराई गई, ना श्रीलेखा ने पीएम मोदी से मिलने की कर्टसी निभाई। जो जहां बैठा था वहां बैठी भी रही। मोदी मंच पर आए लोगों से मिले, मेयर वीवी राजेश को तो गले भी लगा लिया, लेकिन श्रीलेखा की कहीं कोई पूछ नहीं थी। विजुअल्स में श्रीलेखा को मंच पर अलग थलग और पीएम का अभिवादन नहीं करते हुए देखा गया। पीएम से ठीक पीछे सीट मिलने के बाद भी उन्होंने कोई कोशिश नहीं की पीएम को अप्रोच करने की। हल्ला मचने के बाद केरल बीजेपी के कान खड़े हुए। द न्यूज मिनट की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी ने श्रीलेखा से एक्सप्लेनेशन मांगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मान लिया गया कि मेयर नहीं बनाने से नाराज श्रीलेखा ने सार्वजनिक रूप से अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि मेयर ना बनाए जाने से नाराज श्रीलेखा ने ही पीएम मोदी को इग्नोर कर दिया। इतना हल्ला मचा कि श्रीलेखा को फेसबुक पर आकर सफाई देनी पड़ी कि 33 साल की पुलिस सेवा के कारण वो अनुशासन और प्रोटोकॉल का पालन कर रही थी। ट्रेनिंग में सिखाया गया कि जब तक आमंत्रित ना किया जाए किसी वीवीआईपी के पास नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मैं अपनी सीट पर ही बैठी रही। मुझे लगा कि प्रधानमंत्री जिस वीवीआईपी प्रवेश द्वार से आते जाते हैं उसके पास जाना उचित नहीं होगा, इसीलिए मैं अपनी सीट के पास ही खड़ी रही। हो सकता है श्रीलेखा बीजेपी में आने के बाद भी पुलिस ड्यूटी और प्रोटोकॉल भूल ना पाई हो। उनके लिए यह संभव ना हो कि एकदम से कूदकर किसी के सामने चले जाएं, लेकिन उनका प्रोटोकॉल उनकी राजनीति पर भारी पड़ रहा है। और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि एक बैकग्राउंड भी है। मेयर चुनाव में पत्ता कटने के बाद उन्होंने बड़ा दावा किया था कि बीजेपी ने उन्हें चुनाव से पहले मेयर बनाने का वादा किया था। वो तो चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार नहीं थी, लेकिन मेयर बनाने के वादे पर चुनाव लड़ने के लिए मान गई। चुनाव के दौरान उन्होंने खुद को बार बार आईपीएस की तरह प्रोजेक्ट किया, जिसको लेकर विवाद भी हुआ। चुनाव आयोग के निर्देश पर आईपीएस टैग हटाना पड़ा क्योंकि रिटायरमेंट के बाद राजनीति में पद का उपयोग अनुचित माना गया है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में बीजेपी भी जीती और साष्टमंगलम वार्ड से श्रीलेखा भी, लेकिन मेयर पद मिला वीवी राजेश को, जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं। डिप्टी मेयर पद भी नहीं मिला, जो आशा नाथ को मिला। इतना सब कुछ बोलने के बाद श्रीलेखा की पार्टी से अनबन को हवा मिली, लेकिन उन्होंने सारी अटकलें खारिज करते हुए कहा कि वो असंतुष्ट नहीं है और पार्टी की वफादार कार्यकर्ता है। पीएम मोदी को इग्नोर किए जाने के विवाद के बाद भी उन्होंने बीजेपी के लिए या उनके प्रति वफादारी जताई। बार बार पार्टी के लिए वफादारी जताने से ही शक पैदा हो रहा है कि श्रीलेखा का मामला कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आर श्रीलेखा केरल में बीजेपी के उस सर्च अभियान से निकली हैं जो पार्टी के विस्तार के लिए चल रही है। जनाधार बनाने के लिए बीजेपी ने राजनीतिक लोगों के साथ ऐसे लोगों को भी पार्टी से जोड़ा है जो अराजनीतिक रहे, लेकिन शासन प्रशासन सिस्टम में काम कर चुके हैं। श्रीलेखा ने रिटायरमेंट के बाद 2020 में बीजेपी ज्वाइन की थी। वेलकम तो बढ़िया हुआ, सीधे केरल में बीजेपी में उपाध्यक्ष बनाया गया। श्रीलेखा से पहले केरल के 2 और एक्स डीजीपी टीपी सेन कुमार और जैकब
थॉमस भी बीजेपी में आ चुके हैं। केरल की रहने वाली आर श्रीलेखा ने 26 साल की उम्र में 1987 में आईपीएस सर्विस ज्वाइन करके केरल कैडर ही चुना था। आईपीएस बनने से पहले इंग्लिश लिटरेचर और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में एमबीए किया था। श्रीलेखा ने लेक्चरर से करियर शुरू किया था। उसके बाद आरबीआई की ग्रेड बी ऑफिसर के लिए सिलेक्शन हुआ। 1987 में आईपीएस बनने के बाद 33 साल पुलिस यूनिफॉर्म में गुजार दिए। अलग अलग जिलों की एसपी रहने के अलावा सेंट्रल डेप्यूटेशन पर सीबीआई भी ज्वाइन की। पहले सीबीआई की एसपी रही, फिर डीआईजी बनी। दो बार प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस के लिए चुनी गई। सीबीआई में पोस्टिंग के दौरान उन्होंने जमकर रेड मारी, इतनी रेड कि उनका निकनेम रेड श्रीलेखा पड़ गया। करियर में सब कुछ अच्छा होने के बाद भी श्रीलेखा को यह अफसोस रहा कि 2017 में डीजीपी रैंक की आईपीएस तो बनी, लेकिन डीजीपी नहीं बनी। फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज डिपार्टमेंट की डीजीपी पोस्ट से 2020 में रिटायरमेंट हुआ। न जाने क्या बात थी कि इतनी बड़ी पोजीशन, इतनी लंबी पारी के बाद भी उन्होंने अपना रिटायरमेंट फेयरवेल नहीं होने दिया। रिटायरमेंट के बाद 65 साल की उम्र में राजनीति में आकर नया करियर शुरू किया, लेकिन राजनीति को शुरुआत से ही हिचकोले लग रहे हैं। श्रीलेखा के लिए मुसीबत ये नहीं होगी कि उसे संभालना कैसा है। हालांकि उनके पास विधानसभा चुनाव एक और बड़ा मौका बनेगा ब्लॉकबस्टर इनिंग्स खेलने का। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ। आजकल ये बात बात पे जिन लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, दिल टूट जाता है या कोई किसी पे चीट कर देता है, ज़्यादातर लोग अब क्लेम करने लगते हैं कि मैं अपने ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में चला गया। एज ए मेंटल हेल्थ रिसर्चर, अगर आप इस तरह के केस स्टडीज़ को गो थ्रू करते हैं तो ये क्या वाकई में डिप्रेशन का ही विषय होता है या ये एक एंग्जाइटी है कि उसने मुझे कैसे छोड़ दिया या उसने मुझे कैसे डिसोन कर दिया? जी केस बाय केस है ये तो। यहाँ पे बैठे मैं और आप थोड़ी चर्चा में बता सकते हैं, क्योंकि अगर किसी का सही में दिल टूटा है तो फिर तो वो उसका टूटा ही ना। हम कितना भी कहें कि तेरा क्यों टूट गया, 3 महीने की गर्लफ्रेंड पे तेरा दिल टूट गया, अब उसका टूटा तो टूटा, वो जाए और तलविंदर के गाने सुने और क्या। और फिर वो आएगा अपने डिप्रेशन से बाहर। पर यही खासियत है मेंटल हेल्थ की कि ये सब्जेक्टिव साइंस है, ये ऑब्जेक्टिव साइंस नहीं है। ऑब्जेक्टिव साइंस का मतलब होता है कि मान लो आपको डायबिटीज़ है तो मैं आपका ब्लड ड्रॉ करूंगा और आप कितना भी बोल दो कि जी मेरे को तो डायबिटीज़ नहीं है, मैं तो घी मक्खन खाऊंगा, मैं तो चीनी खाऊंगा, मैं तो डंड पे लूँगा, मैं आपका ब्लड देखकर बता सकता हूं कि ना जी ना, आप गलत फहमी में हैं, आपको डायबिटीज़ है। पर जब मेंटल हेल्थ की बात होती है वो एक सब्जेक्टिव साइंस है।